हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विदेशी व्यक्तियों का भारत पर आक्रमण। किन किन विदेशी व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल की वीडियो में हमने मौर्य उत्तर काल को पढ़ा था, तो आप जिसने अभी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम बात करते हैं विदेशी व्यक्तियों का भारत पर आक्रमण। जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती गई है, जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ती गई है, तब विदेशी आक्रमण होते गए हैं। तो जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ हिंद यूनानी, सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ हिंद यूनानियों का। इसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, फिर उसके बाद कुषाण आए, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को, जो सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर का सेनापति था, उसके द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्य बनाए रखा। सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी था उसने उसके साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखा, मतलब समय के प्रभाव से जिसका महत्व बना रहे, है ना। अक्षुण्य मतलब समय के प्रभाव से जिसका महत्व बना रहे, या फिर कहें छीण ना होना। तो उसने उसके साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय ने शासनकाल के विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने भी क्रमशः अधिकार या फिर कहें शासन किया। किन किन राजाओं ने शासन किया, तो देखिए डियोडोटस ने भी शासन किया, है ना। यूथिडेमस ने भी शासन किया, यूथिडेमस ने भी शासन किया। डेमेट्रियस और मिनांडर, ये पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। मिनांडर ने भी शासन किया था। यूकेट्राइड्स, एंटी, है ना, हॉर्मेक्स, इन राजाओं ने शासन किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस और मिनांडर ने सबसे पहले शासन किया था, है ना। ये सबसे पहले शासक थे भारत के। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण, अब देखिए 190 ईसा पूर्व आक्रमण किया था इसने। डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और इसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया।
साकल को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। डेमेट्रियस को ही हिंद यूनानी या फिर हिंद यूनानी या फिर कहें बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। किसे? डेमेट्रियस को। इसने राजधानी साकल को शिक्षा का केंद्र बनाया। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व तक हुआ। देखिए, मिनांडर ने हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ 165 से 145 ईसा पूर्व, है ना, इसका टाइम पीरियड रहा। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का केंद्र था। मिनांडर की जो राजधानी थी साकल, वह शिक्षा का केंद्र रहा। मिनांडर ने नागसेन या फिर कहें नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन या फिर नागार्जुन, नागसेन या फिर कहें नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर। देखिए, मिनांडर ने जो प्रश्न किए और नागसेन द्वारा जो उत्तर दिए गए, उनको एकत्रित करके एक पुस्तक बनाई गई जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु जो मिलिंद के प्रश्नों और मिनांडर के प्रश्नों और नागार्जुन के उत्तर को एकत्रित करके जो पुस्तक का निर्माण किया गया, उसका नाम है मिलिंद पन्हु या फिर इसे मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत के शासक हुए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। इन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। इन्होंने सिक्कों को जारी भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सिक्कों को भी जारी किया था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सिक्कों को जारी किया था। जो हिंद यूनानी थे, उन्होंने सिक्कों को जारी किया था और उन सिक्कों को देखकर हम कह सकते हैं या फिर उन सिक्कों से अनुमान लगा सकते हैं कि यह किन किन राजाओं के सिक्के होंगे, है ना। उस टाइम बता सकते थे उन सिक्कों को देख के कि यह किन किन राजाओं के सिक्के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। देखिए, इन्होंने एक कला भी चलाई। इन्होंने एक प्राचीन कला भी चलाई। पश्चिम उत्तर, है ना, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में इन्होंने, किसने? यूनानियों ने एक प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जानते हैं। प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक
हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधर कला इसका उत्तम उदाहरण है। जो गंधर कला है वो इसी का हेलेनिस्टिक आर्ट का ही एक उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ किया था। यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन प्रारंभ किया था। भारतीय नाट्य कला में विकास की योगदान किया। इन्होंने पर्दा प्रचलन को भी चलाया और भारतीय नाट्य कला में विकास में योगदान भी किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिए, पर्दा प्रथा यूनानियों की देन थी इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये थे हिंद यूनानी, है ना, जो जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अब हम जानते हैं कि हिंद यूनानी के बाद किसने आक्रमण किया था। तो हिंद यूनानी के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया था। शकों ने ही भारत पर आक्रमण किया था। हिंद यूनानी के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, देखिए जो 5 शाखाएं हैं शकों की, तो पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तीसरी शाखा मथुरा, तीसरी शाखा मथुरा और चौथी शाखा पश्चिमी भारत। चौथी पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। जो ऊपरी दक्कन था उस पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोह था, जो शक आए, यूनानियों के बाद शक आए, तो प्रथम शक राजा मोह था, है ना। प्रथम शक राजा कौन था? मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने शकों को खदेड़कर भारत से बाहर कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संबंध, विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ। देखिए, एक नया संबंध प्रारंभ हुआ था। शक
को जब खदेड़ के बाहर किया तो उसके बाद एक नया संबंध प्रारंभ हुआ जिसे विक्रम संबंध के नाम से जाना जाता है। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए थे। उसके बाद जब शक को खदेड़ के बाहर किया तो उसी के बाद से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे वे सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य बन गए थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। देखिए शकों की जो 5 शाखाएं थीं उनमें से जो पश्चिमी भारत की थी, मतलब चौथी शाखा थी जो उसने लंबे अरसे तक शासन किया था। इन 5 शाखाओं में से जो चौथी शाखा थी पश्चिमी भारत की, उसने प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा हुई और लंबे अरसे तक उसने शासन किया। लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया था। 4 शताब्दी तक शासन किया था। शकों गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। जो चौथी शाखा थी वह गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। देखिए शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था, रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व तक रहा। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्य द्वारा निर्माण की गई थी का जीर्णोद्धार किया। देखिए काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जिसका निर्माण मौर्यों के द्वारा किया गया था, उसका पुनः निर्माण है ना, जीर्णोद्धार कराया, मतलब उसका पुनः निर्माण कराया। किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। जो रुद्रदामन था वह संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे लंबे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। देखिए पहले जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे और जो रुद्रदामन ने जिस अभिलेख को जारी किया उसको संस्कृत भाषा में जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत में रचे थे। मैंने आपको बताया अभी कि जो पहले अभिलेख थे वे सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में थे और जिसका जो रुद्रदामन ने अभिलेख जारी किया उसको संस्कृत भाषा में जारी किया और वह लंबा अभिलेख भी था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो शक राजा थे वह अपने को क्षत्रप कहा करते थे। देखिए ये थे शक। सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी, उसके बाद शक। अब हम जानते हैं पहलव। शकों के बारे में, शकों के बाद पहलव आए। पहलव तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों को आधिपत्य के बाद पार्थवाई लोगों या फिर कहें पहलव लोगों का आधिपत्य हुआ। जब शकों के बाद पहलव का आधिपत्य हुआ भारत पर, सबसे प्रसिद्ध
पहलव राजा गोडोफर्नेस था। गोडोफर्नेस था। गोंडोफर्नेस था। सबसे प्रसिद्ध राजा, पहलवों का सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्नेस था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इसी के शासनकाल में, देखिए, जब भारत पर गोंडोफर्नेस का अधिकार था, जब गोंडोफर्नेस भारत पर शासन कर रहा था, तो उसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स भारत आए। किस लिए आए? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट टाइम्स गोंडोफर्नेस के शासनकाल में भारत आए थे। पार्थवे या फिर कहें पहलव लोगों का मूल निवास ईरान था। मूल निवास स्थान ईरान था। देखिए, शक जो आए थे वह मध्य एशिया के थे और पहलव का मूल स्थान ईरान था। पहलव का मूल स्थान ईरान था। अब पहलव के बाद कुषाण आए। सबसे पहले हमने यूनानियों के बारे में पढ़ा। यूनानियों भारत पर आक्रमण करके अधिकार जमाया और उसके बाद शक आए। शक के बाद पहलव आए और पहलव के बाद फिर कुषाण आए। कुषाण, तो पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं टोखरी भी कहलाए। कुषाण, यूची व टोखरी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। देखिए, यूची नामक जो एक कबीला था वह 5 कुलों में बट गया। यूची नामक जो एक कबीला था वह 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं के एक कुल से कुषाण आए थे, है ना। इन्हीं 5 कुलों के एक कुल से कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसिस। कुजुल कडफिसिस कुषाण वंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। देखिए, सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क, और इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी।
द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठने के समय में एक संमत चलाया जिसे संघ संमत कहा जाता है। देखिए कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो उसके बाद उसने एक संमत का प्रारंभ किया, संमत चलाया जिसे शक संमत कहा जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। देखिए चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कुंडलवन, कुंडलवन और अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र अश्वघोष। शासनकाल कनिष्क का, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, संप्रदाय दो भागों में बटे थे, हीनयान और महायान में, है ना। तो यह जो कनिष्क था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। देखिए कुषाणों ने आरंभिक काल में जो सोने के सिक्के चलाए थे उनकी शुद्धता स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का देखिए न सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का जो राजवैद था कनिष्क का जो राजवैद था वह विद्वान चरक था। चरक जिसकी रचना है चरक संहिता। चरक संहिता चरक की रचना हो रही है, कनिष्क का राजवैद था। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र का देखिए महाविभास सूत्र के जो रचनाकार हैं वह वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है बौद्ध धर्म का। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित्र की रचना की है। जो कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष, कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बौद्ध चरित्र की रचना की है। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र है ना। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महावेद और संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। जो कनिष्क के दरबार में विभूति थे वह कौन कौन थे? तो वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन
है ना, ये कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक, नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन की जो पुस्तक है उसका नाम है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखिए, नागार्जुन की पुस्तक है, इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और उनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। देखिए, संस्थापक कौन था? कुजल कटफिसिस, और अंतिम शासक वासुदेव हुआ, है ना। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वासुदेव हुआ। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जो कुषाण राजा थे वह देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से प्राप्त की थी। देखिए, जो कुषाणों के राजा थे वह क्या कहलाते थे? देवपुत्र। और उनको यह उपाधि दी किसने थी? तो चीनियों ने इनको यह उपाधि दी थी। यह उपाधि इन्हें चीनियों से प्राप्त हुई थी। चीनियों से प्राप्त हुई थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में दो शैलियों का विकास हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में दो शैलियों का विकास हुआ था। गांधार शैली फर्स्ट है, गांधार शैली, और सेकंड है मथुरा शैली। इन दो शैलियों का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक सबसे पहले कुषाण थे। जो कुषाण शासक थे उनका मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीनी में हुआ था। रेशम बनाने का, देखिए, इन्हें रेशम मार्ग को नियंत्रण रखने का शासक कहा जाता है ना। तो जो रेशम मार्ग का तकनीक आविष्कार किया था वह किसने किया था? रेशम बनाने की तकनीक चीन से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले चीन में हुआ था ना, चीन से प्रारंभ हुई थी। चलिए, हमने विदेशी व्यक्तियों का भारत पर आक्रमण देखा। किन किन विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया, हमने उन सभी को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने यूनानियों के बारे में जाना, उसके बाद हमने शकों के बारे में जाना, उसके बाद हमने पहलव के बारे में जाना, और उसके बाद लास्ट जो था वो कुषाण थे। इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया और हर एक पॉइंट को आपके क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।